sp3 का मैंने स्ट्रक्चर वगैरह तो आप लोगों को समझा दिया था, ठीक, कि एस पर डेफिनेशन क्या है कि ये एक एस और उसके साथ में अपने को चाहिए कितना टू पी ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल। ये लीजिए भैया 3 पी ऑर्बिटल आ गया। तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल 4, तो बनेंगे कितने, 4। तो ये था 1, ये था 2, ये था 3 और ये था चौथा वाला, ठीक। और हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि इसका CH4, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि बेटा CH4 हो चाहे CCl4 हो चाहे CF2Cl2 हो, ठीक, या तो फिर CH2Cl2 हो। इधर देखो, इन सारे कॉम्बिनेशंस में क्या है कहानी, सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन ही है और उसके साथ में जितने भी काउंटर है वो सब मोनोवेलेंट टाइप के हैं, ठीक। तो इनमें से किसी का भी अगर आप स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से दोगे तो सब सेम आएगा, ठीक। डिफरेंस बस कहां पे आएगा बेटा कि हाइड्रोजन की जगह पे आपको स्फीयर लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब बताओ, जैसे इनमें से आपकी बुक में दिया हुआ है किसका, CH4 का। CH4 में कौन है, सेंट्रल कार्बन। कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 1s2 2s2 2p2, डन। ये लीजिए भैया, ये हो गया 2s2 और ये हो गया इसका 2p2। अब आपको दिख रहा है कि ग्राउंड स्टेट में कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना पाएगा, सिर्फ 2। तो इसलिए इस बेचारे को जाना पड़ेगा किधर, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जाने की एक और जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई कि ये जाएगा इधर से जंप करके किधर, और क्यों जाएगा, क्योंकि वहां पे एक जगह खाली है, वो जा सकता है। तो यहां रह जाएगा 1 और यहां हो जाएंगे कितने, 3। अब एक्साइटेड स्टेट में कितने दिख रहे हैं आपको, 1 S और 3 P, ठीक। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब इसमें कार्बन के लिए बनाओगे तो कार्बन के पास कितना है, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड, ऐसा। क्यों बनाए ऐसा, क्योंकि दिख रहा है कि ये इसका जो 2s है और ये इसका 2p, 2s के पास 1, ये है 2s, और 3 जो 2p के लोब हैं उनके पास 1 1, यानी कि ये एक 2p, ये एक 2p और ये एक 2p, डन। चलिए, तो ये वाला जो बन गया ऐसा। अब मैंने आपको एक कंडीशन ये भी लिखवाई थी कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन से पहले उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के बाद, ठीक। अगर CH4 है तो आपको चाहिए क्या साथ में, हाइड्रोजन, यानी कि 1s1। और आपको मालूम है s ऑर्बिटल का शेप कैसा, स्फेरिकल। तो यहां पे अगर आप ऐसा करेंगे चारों के पास तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया बेटा, फिर कौन सा मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम बना है, अरे कौन से मॉलिक्यूल का बनाए हैं अभी अभी, CH4, जिसमें ये बीच वाला है कार्बन और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक। बॉन्ड एंगल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता ही दिया था, कितना जाता है बॉन्ड एंगल, 109.28, ठीक। अच्छा, मैंने आपको ये भी लिखवा दिया था कि आइडियली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने चाहिए, 4, याद है, हाँ। और शर्त क्या है, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट्स, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए शर्त क्या है कि उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितना रहना चाहिए, 0, ठीक। चले बस, तो ये तो हो गई कहानी किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। अब एक बार आप लोग अपना टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा, उससे हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि कोई टॉपिक बच तो नहीं गया, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ध्यान रखना, अभी ना हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इतने दिन से एक पहले सीखे हम लोग MCQ वाला सॉल्व करने का, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और इसका भी, स्कूल का सेक्शन A। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए, मतलब ऑर्बिटल डायग्राम की मेथड से हाइब्रिडाइजेशन। अभी अपने को एक चीज बची हुई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी।
उसके अलावा एक बार बुक से क्रॉस वेरीफाई कर लो, और कुछ तो नहीं बचा। बना लो पहले बना लो, उसके बाद डन। तो एक बार जल्दी से देख लो। ओ भैया एक्सरसाइज नहीं भैया, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये तो अभी हम लोग करेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ेंगे तब। वाह, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज जंप चल रहा है इनका। चलो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेंगे चैप्टर को, उसके बाद लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था किधर, लुईस स्ट्रक्चर से। लुईस स्ट्रक्चर को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर भी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी, लुईस कॉसल स्ट्रक्चर भी। ठीक, अच्छा इसमें हम लोग करते क्या है, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, दो एटम होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, एक होता है सेंट्रल एक होता है काउंटर। सेंट्रल क्या करेगा, हमेशा कैटायन बनाएगा, और कैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और एनायन कौन बनाता है, काउंटर। ठीक, और एनायन बनने की शर्त क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा। ठीक,
अच्छा, इसीलिए डॉट स्ट्रक्चर के टाइम हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सीखी थी क्या, कि या तो आप बिल्कुल सिंपली क्या करो, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन से या तो आप इलेक्ट्रॉन से ऐसा शेयर वाला बनाओगे, या तो फिर जो मेटल है मेटल से मतलब कि सेंट्रल से काउंटर की तरफ एरो दे करके बनाओगे। ठीक, मैंने आप लोगों को लुईस फार्मूला भी सिखाया है। लुईस फार्मूला क्या था बेटा, जैसे अगर मान लो H2O का लुईस फार्मूला आपके पास हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है ना ऑक्सीजन को, और ये हो गए कितने अपने पास 2, और ऑक्सीजन का चार्ज -2। याद है, ऐसा वाला भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। इसी तरीके से LiCl का कितना होगा, लिथियम क्लोराइड का Li+ और Cl-। ठीक, उसके बाद फिर आए हम लोग किसमें, ऑक्टेट रूल। कई सारे रूल्स हम लोगों ने देखे। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, आउटर, हाँ एग्जैक्टली, क्या चीज, फिर से बोलो। मैंने पूछा ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन का सेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट बनाना उसकी काबिलियत से बाहर की बात है तब वो किस में जाता है, डुप्लेट। मैंने आपको कॉपी में ये भी साफ साफ लिखवा के रखा है, डुप्लेट फेवर कौन करता है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 5। ठीक, एटॉमिक नंबर 6 से ऊपर सब आपको ऑक्टेट वाला मिल जाएगा। ठीक, आप लोग याद करो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 कंडीशंस थी, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना। डन। अच्छा, अब इसके बाद फिर आए थे हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या। सबसे पहला है कोवेलेंट। कोवेलेंट की खासियत क्या, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान रखना बेटा, इक्वल वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है अगर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा पेयर दे देता है जबकि दूसरा कुछ नहीं डोनेट करता। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीके का है, कौन कौन सा, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट की खासियत क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इसमें पॉजिटिव कौन लेके आएगा, मेटलॉइड। ठीक, या तो यूजुअली कोई नॉन मेटल भी लेके आ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे कि ये क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, इन लोग कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो कैटायन भी बना लेते हैं, याद है। हाँ ठीक, तो ये उसके बाद फिर आए कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में क्या थी कहानी, पूरा का पूरा एक पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर देगा एक एटम, जबकि दूसरा कुछ शेयर नहीं करेगा। उसका एक बहुत मस्त एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, MgO, याद है। MgO में क्या थी कहानी, मैग्नीशियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, जबकि ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में ये लो 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, तो इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, तो इसकी तरफ से हम लोग उस धर पे एरो देते थे। डन। उसके बाद फिर तीसरे टाइप का बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें खासियत क्या, इसमें भी कैटायन और एनायन बनेगा, लेकिन इसका कैटायन प्रेफरेबली किससे आएगा, मेटल से ही आएगा। ठीक, अच्छा, इसमें और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में एक कॉमन चीज है, क्या कॉमन चीज है, नेचर ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है दोनों में, याद है। ठीक, इन चीजों को बेटा हाईलाइट करके रखने से नहीं होगा, ये सब दिमाग में बिठा के रखना है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, खास करके सेक्शन ए और सेक्शन बी से। डन। चलिए, उसके बाद फिर आए हम लोग इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो हम लोगों ने बहुत डेप्थ में पढ़ लिया है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले किसी भी एटम के बीच में बॉन्डिंग कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको 2 तरीके से सिखाई है, एक है इंट्रामोलिकुलर और एक है इंटरमोलिक्यूलर। ठीक, इंट्रा की खासियत क्या, सेम स्पीशीज के मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए, और इंटर का मतलब क्या, डिफरेंट स्पीशीज। ठीक, और उन दोनों के एप्लीकेशंस भी मैंने आपको लिखा रखे हैं, और सिर्फ यही नहीं, एप्लीकेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार, वो भी मैंने आपको एक प्रोबेबल सेट ऑफ क्वेश्चन लिखवाए रखा है। ठीक, उसके बाद आए हम लोग इसमें बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर में क्या देखा हम लोगों ने,
एग्जैक्टली किसी भी बॉन्ड को डिफाइन करने वाले जितने पैरामीटर हैं वो सब कहलाते हैं क्या, बॉन्ड पैरामीटर। जिसमें सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी थी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ देखी थी ना सबसे पहले। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी देखी थी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या है, किसी भी बॉन्ड से एसोसिएटेड एनर्जी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। दो तरीके की होती है, पहला जब बॉन्ड बनेगा तब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दूसरा जब उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आप बॉन्ड को दोगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब जो एंथैल्पी एसोसिएटेड होती है दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, जो लैटिस एंथैल्पी भी कहलाता है। ठीक, याद है मैंने ऐसे ही लिखवाया है आप लोगों को, आपकी बुक में लैटिस एंथैल्पी अलग दिया हुआ है। ठीक, और अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तब आप जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक, अब मैंने आप लोगों को उसी टाइम पे ये भी सिखाया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होता है, वो रिलीज होती है इसलिए ये नेगेटिव साइन से देते हैं, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या है, वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है इसलिए वो प्लस साइन के साथ लिखाता है। ठीक, चलिए उसके बाद फिर आए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नहीं क्या पढ़े उसके बाद हम लोग बॉन्ड एंगल। ठीक, तो बॉन्ड एंगल क्या था, किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में जितना भी बीच में एंगल की वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल के टाइम ही मैंने आपको ये समझा दिया था कि बॉन्ड एंगल को डिसाइड कौन करता है, कैसे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू वेसीपीआर। ठीक, और वेसीपीआर में मैंने आपको क्या सिखाया कि वेसीपीआर क्या है, एज अ नेम सजेस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी पार्टिसिपेटिंग एटम है उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरीके का, एक है एलपी और एक है बीपी। सबसे तगड़ा किसका, लोन पेयर, लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। उसके बाद फिर इसी रिपल्शन को कम करने के चक्कर में मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या करता है, अपने काउंटर को ऐसा अरेंज करता है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाए, जिससे रिपल्शन मिनिमम हो जाए और वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। डन। इसी चक्कर में जितना एंगल अटेन करता है मॉलिक्यूल वो कहलाता है उसका बॉन्ड एंगल। ठीक, इसमें एग्जांपल मैंने आपको 2-3 लिखवाए हैं, जिसमें से BeCl2 और H2O जो आपके बुक में दिया हुआ है। H2O को होना क्या चाहिए था, लीनियर, लेकिन उस रिपल्शन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को सेटिस्फाई करने के चक्कर में बेचारा कितने में रुक जाता है, 104.5 डिग्री में। डन। उसके बाद आए हम लोग इसमें बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में मैंने क्या दिखाया, क्या पढ़ाया आपको कि दो सिमिलर स्पीशीज एटम्स के बीच में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर और वैलेंसी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक, चलिए उसके बाद फिर अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर में ही मैंने आपको कुछ चीजें एकदम हाईलाइट करके लिखाई थी। क्या क्या, कि बॉन्ड ऑर्डर कैन बी जीरो, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी रेशनल एज वेल। ठीक, और उसके मैंने एग्जांपल्स भी आपको लिखा रखे हैं। चलिए अब आए किस पे, रेजोनेंस। बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में क्या देखें हम लोग कि दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतना कम आएगा। ठीक, और उसी का ही फिर डाइपोल वगैरह भी इसी में ही बताया था क्या मैंने आपको, डाइपोल 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 मोमेंट बताया तो है बेटा, NH3 NF3 वाला एग्जाम्पल याद करो। जब आप क्लास 10 में थे तब आप D से डायोप्टर लिखते थे, लेकिन अब आप D से डिबाई लिखेंगे। याद आ रहा है ऐसा कुछ? उसके बाद रेजोनेंस पढ़ा हम लोगों ने। रेजोनेंस आपकी बुक में बहुत शॉर्ट में था, लेकिन हम लोगों ने पूरा डेप्थ में रेजोनेंस को पढ़ लिया है। ठीक, ऑर्गेनिक के टाइम पे सिर्फ हम लोगों को इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, उस समय उतना मेहनत नहीं लगेगा। ठीक, उसके बाद आए हम लोग इसमें, अच्छा उसके बाद डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट में क्या देखा, किसी भी मॉलिक्यूल के पोलर नेचर की जो हद है दैट एक्सटेंट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक, उसके बाद आए हम लोग किसमें, जल्दी 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 जल्दी, वैलेंस बॉन्ड थियरी में ये क्या देखा,
सिमिलर एनर्जी और ओरिएंटेशन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं और ओवरलैपिंग के दौरान उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग और शेयरिंग होती है। ठीक, उसके बाद ये जो वर्ड ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग के हम लोगों ने टाइप्स देखे। दो टाइप है, हेड टू हेड और पैरेलल। हेड टू हेड का दूसरा नाम कोएक्सियल या लीनियर भी है और पैरेलल का दूसरा नाम साइडवाइज या नॉन एक्सियल भी है। ठीक, दोनों में और मेजर डिफरेंस क्या है? अच्छा, हो सकता है भाई आप लोगों का स्कूल आपको ये भी पूछ ले कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एक्सियल और नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग में डिफरेंस लिखो, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रहनी चाहिए ना। अच्छा, और एक डिफरेंस क्या है कि हेड टू हेड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा जबकि साइडवाइज में हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। डन। चलो उसके बाद फिर कितने तरीके का है लीनियर? एस एस, एस पी और पी पी हेड टू हेड। ठीक, उसी में मैंने आपको नोडल प्लेन भी सिखाया है। व्हाट इज नोडल प्लेन? द इमेजिनरी प्लेन वेयर नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक, चलिए उसके बाद फिर आए हम लोग किसमें? MOTN हाइब्रिडाइजेशन। उसमें तो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन तबीयत से पढ़ लिया भाई, इतने क्वेश्चंस बनाए कैटायन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कि वो आप लोगों को बहुत अच्छे से बन जाना चाहिए। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने VSKT में आपको क्या सिखाया है कि सेंट्रल के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और काउंटर के लिए वैलेंसी। ठीक, उसके बाद आप क्या देख लो, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। डन। चलो उसके बाद फिर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से सीखा कि ऑर्बिटल डायग्राम्स का यूज करके आप कैसे बनाओगे। अब आएंगे हम लोग इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एंड हाइब्रिडाइजेशन लिखा था ना टॉपिक, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अपन ने पढ़ लिया बहुत डिटेल में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। देखो भाई, अब थोड़ा सा कंपेयर करना और समझना। वेसीपीआर ने तो सिर्फ क्या बोला है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच रिपल्शन होगा। इतना सा याद करोगे तो उसके बाद इसके सारे पोस्टुलेट दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगे। डन। इसके बाद फिर आया कौन? वीबीटी। अच्छा, वीबीटी ने क्या बोला था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनकी बीच की एनर्जी सेम सेम है और जो सेम ओरिएंटेशन में है वही क्या करने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। यही है ना। और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करने के लिए इन लोगों के पास क्या ऑप्शन है? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पे जाने के पहले ये क्या होंगे? ओवरलैप। लेकिन आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही ये जाना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले क्या होते हैं आपस में? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने तरीके के हो गए? एक हो गया BMO और एक होगा ABMO। ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, BMO और ABMO। ठीक, और MOT। अच्छा, ये वाला जो कहानी है ये किसने बोला? ये बोला VBT ने। जबकि MOT ने क्या बोला भाई? ये है MOT ने क्या बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और ओरिएंटेशन सेम है वो हाइब्रिडाइजेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होगी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और शेयरिंग। ठीक, इसको शॉर्ट में बना लो इतना सा ताकि ये क्विक रिवीजन मार सको और ये डिफरेंस समझ में आए कि VBT और VCPR में, सॉरी, VBT और MOT में मेन डिफरेंस क्या है। VBT ने बोला कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किस में होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल में ही ओवरलैपिंग के दौरान।
लेकिन इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और शेयरिंग तो होगी, लेकिन किसमें, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक, यही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या बन सकते हैं। पहला पोस्टुलेट, मैं सिर्फ ना रीड आउट कर रहा हूं, आप लोग घर में जाके जब इसका वीडियो देख करके उसको खुद से लिखिएगा। ठीक, घर में जाके पढ़ने बैठोगे ना, हाँ, तो इस बहाने एक बार पढ़ना हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फिर पहला पोस्टुलेट क्या बन सकता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड ओरिएंटेशन विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगला पोस्टुलेट क्या बन सकता है कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, याद है मैंने आप लोगों को कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, उसकी वो जो तीनों चारों कंडीशन है उसको भी यहां चेप सकते हो आप। ठीक, कि इन हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू या विल बी इक्वल टू द हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एंड शेयरिंग विल टेक प्लेस इन hybridized molecular orbitals only. The type of hybridization in a molecule will determine its structure. हो गया है, मोटी खत्म। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो इतना जब आप बना लेंगे, चित्रकारी कर लेंगे, तो उसके बाद हेडिंग डालिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हो गया? ओ भैया, चले देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं किसका। आप लोगों को ना ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बुक में शायद वो उस नाम से भी लिखा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या ऑर्बिटल प्रोफाइल डायग्राम, इसके दो तीन नाम से जानते हैं उसको। जैसे वो वाला बेटा, वो जो येलो बॉक्स में है वो क्या लिखा हुआ है उसमें, नीचे क्या लिखा है उसके, अरे डायग्राम, डायग्राम, हाँ इधर इधर छोड़ दो। हम लोग ये तीन चार मॉलिक्यूल देखेंगे। हम लोग सबसे सिंपल वाले से शुरू कर रहे हैं बेटा, और वो है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। चले, चलो भाई कहानी शुरू करते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल आपको बहुत अच्छे से मालूम है। H2 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? 2 हाइड्रोजन चाहिए ना। एक को आप मान लो HA और HB। डन। अच्छा, अब HA के पास कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बताओ तो? 1s1। ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसा होगा। वैसे ही चलो HB का बना करके देखें। HB का कितना होगा? इसका भी होगा 1s1, इसका भी ब्लॉक डायग्राम ऐसा बनेगा। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के लिए आपको करना क्या है? करना बस इतना है कि उस मॉलिक्यूल को बनाने में या उस मॉलिक्यूल में जितने भी आपके पास क्या रखे हुए हैं एटम्स, उन दोनों एटम के लिए आप क्या खींच दीजिए? लाइन। डन। ये लाइन किसके लिए बेटा? ये लाइन है HA के लिए, ये लाइन किसके लिए है? HB के लिए। हाइड्रोजन एटम A, हाइड्रोजन एटम B। जब आप नीचे से ऊपर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? पक्का ना? ग्राफ में यही तो होता है, जब आप जीरो से ऊपर की तरफ चलते हो तो एनर्जी बढ़ती है। डन। चलिए अब ये देखो तो बेटा कि हाइड्रोजन A के पास कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। हाइड्रोजन B के पास कितना है? दोनों के 1s में कितने कितने इलेक्ट्रॉन? एक। अच्छा, अब ये बन गया हाइड्रोजन A का 1s, ये बन गया हाइड्रोजन B का 1s। मैं भले यहां पे सर्कल बना रहा हूं, हो सकता है आपकी बुक में वहां पे बॉक्स दिया हो, ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है वो। अच्छा, अब इसके 1s में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। इसके अनपेयर्ड में कितना है? 1। ठीक, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होकर के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये लीजिए, तो इनके हाइब्रिडाइजेशन से अब जो बनने वाला है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो बनाते हैं। ठीक, पार्टिसिपेट किए थे कितने? 2। बने कितने? 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना कितना था? 1-1। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन गया है इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराते हैं। चलो, अच्छा, ये दोनों अब आएंगे तो ये दोनों एक ही में एडजस्ट हो सकते हैं ना? इसके पास कुछ गया क्या? कुछ नहीं। अच्छा, अब एक चीज बताओ बेटा, SS ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। याद है? SP में एक कनपटी सेकूंगा मैं। SP इधर SP में क्या बनता है? हाँ, तुमको तो बेटा उधर से ऐसे घसीट के ऐसे ऐसे चलाऊंगा फिर मैं। SP में पाई बनता है। SS, SP और PP हेड टू हेड, इन दोनों में, इन तीनों में सिर्फ सिग्मा बनता है। चलिए, अब ये मतलब कि यहां पे कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए? सिग्मा। इसलिए ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनका नाम क्या होगा? सिग्मा और सिग्मा स्टार। अब क्योंकि ये वाले सिग्मा जो है ये बने किन से? 1s से, तो ये कहलाएगा बेटा सिग्मा 1s, ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 1s। आया समझ में? ऐसी 2s पार्टिसिपेट करते तो क्या बनता? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक, P में कितने होते हैं? 3 में अगर मान लो एक ओवरलैपिंग कर रहा है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनता है क्योंकि वो हेड टू हेड बनता, और अगर 2 करते तो उसमें पाई बनता। मैं दिखाऊंगा अभी नाइट्रोजन और उन सब में भी। ठीक, चलिए, तो ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। अच्छा बताओ तो ये सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम? सिग्मा 1s की एनर्जी कम होगी, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे मालूम? क्योंकि नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। डन। और एक चीज ये मुझे बताओ कि अगर मान लो 2 दोस्त, जैसे ये दोनों, ओ भैया, आप दोनों को अगर एक साथ एक बेंच पे बैठना है तो किस कंडीशन में बैठना पसंद करोगे?
पहला, जब वो बेंच ठंडी हो। दूसरा, जब वो बेंच तबीयत से गर्म हो। अरे हंस मत, जल्दी बताओ। तबीयत से गर्म हो तो नहीं बैठोगे। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब आप मतलब कोई ऐसा बेंच जो इधर देखना, जब कोई ऐसा बेंच जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को मतलब सपोर्ट कर रहा हो, तब आप उसको क्या नाम देंगे बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऐसा बेंच जो बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शेयरिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो क्या हो गया? बॉन्डिंग के खिलाफ, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आया समझ में? तो यहां अपने को कंक्लूजन क्या मिला भाई? कंक्लूजन ये मिला कि एनर्जी ऑफ बीएमओ विल ऑलवेज लोअर देन एनर्जी ऑफ एबीएमओ। ठीक। बीएमओ क्या करता है भाई? एनर्जी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन, यहां ऐसे लिख देता हूं, सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, जबकि इसकी एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है? अपोजेस इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। आया समझ में? चलिए पहले इतनी सी चीजें बनाइए, फिर इसके आगे गाड़ी बढ़ाएंगे।
हो गया बेटा सबका। चलिए अब देखो, अगर आप लोगों को ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या तो फिर इसको मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या तो फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये पूछे तो इतना लिख करके तो नहीं आएगा, मतलब इतना लिख करके कंप्लीट नहीं होती कहानी। इसके बाद दो चीजें बचती हैं, क्या क्या? पहली चीज बचती है बेटा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अच्छा अब देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल अलग थे, लेकिन एमओटी क्या कहता है कि आपके लिए मॉलिक्यूल कौन बना रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बना था। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो तो कितने ऑर्बिटल हैं अपने पास? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सिग्मा स्टार 1s के पास 0। तो H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s 0। ठीक, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर कोई ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, जैसे कि आप देख लो क्लोरीन, लास्ट वाला कितने में जा रहा है? 3s2 3p5, लेकिन आपको मालूम है कि अगर 3 स्टार्ट हो गया तो इसके पास 3d भी तो है ना, थर्ड ऑर्बिट में तो d भी रहता है, लेकिन यहां पे क्या है? d0 है। तो क्या आप लिखते हो क्या क्लोरीन को 3s2 3p5 3d0? नहीं लिखते ना, यानी जो जीरो वाला है उसको आप नहीं लिखते। आप इसको कैसा लिखोगे मोर प्रिसाइजली? सिग्मा 1s2, बस, डन। ये उसके बाद फिर आता है इसमें बेटे कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। और आपको एक चीज मैं बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMOs minus number of electrons in ABMOs divided by 2। ठीक, अब इधर देखिए भाई, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन? माइनस ABMO के कितने इलेक्ट्रॉन? डिवाइडेड बाय 2, 2/2 1। और बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब क्या है कि H2 मॉलिक्यूल के दोनों HA और HB उनके बीच कितना बॉन्ड है? 1। ठीक, और बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सिमिलर स्पीशीज, यही है ना बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, वहां तक लिख लिया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 आ गया। उसके नीचे उसका कंक्लूजन में लिखवा देता हूं आपको, दैट इज I डॉट E डॉट, दैट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन the number of bonds between the two TWO2 हाइड्रोजन एटम्स। बेटा उसको कैपिटल H एटम्स लिखना। अरे पूरा नहीं लिखते यार, तुम लोग 11th में हो, अब लिखने का तरीका सुधारो। हाइड्रोजन एटम बोलने का मतलब ऐसे लिखने का है, बिटवीन द 2 H एटम्स is 1। ठीक, चलिए, तो इतनी चीजें लिखने के बाद आपका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम H2 मॉलिक्यूल का वो कंप्लीट होता है। डन।
चलो अब यहीं पे ही ना देखो, स्कूल कोई सा भी हो, अगर वो थोड़ा सा टफ, मतलब थोड़ा सा टफ क्या, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का अगर क्वेश्चन पेपर बनाना चाहे तो वो आपको डायरेक्टली ये तो नहीं देगा, लेकिन आपको वो क्या निकालने के लिए बोलेगा, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, अब H2 का आपने निकाल लिया, आपको निकालना है H2 माइनस और H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर और उसको कंपेयर करना है। H2 का तो कितना है 1, H2 प्लस का क्या मतलब, H2 माइनस का क्या मतलब, H2 माइनस का क्या मतलब, एक इलेक्ट्रॉन उसको मिला है, और तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में आप भरोगे, क्योंकि BMO तो भरा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO यानी कि 2 माइनस डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 1/2 यानी 0.5। H2 प्लस यानी कि H2 बना, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, यानी किस में से गायब होगा, इसी में से। अब अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, अगेन 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए ऑर्डर क्या आया कि H2 प्लस और H2 माइनस का सेम है और H2 का ज्यादा है। और याद हो अगर आप लोगों को, मैंने जब बॉन्ड ऑर्डर में आपको नोट करके लिखवाया था जिसमें रेशनल भी हो सकता है, तो उसमें इन दोनों का 0.5 लिखवाया है। ठीक, तो अब आ गया समझ में बेटा 0.5 कैसे आता है। और घर जाके ईमानदारी से इस लेक्चर को पूरा देखना, ये भी शेयर करवा देंगे तो इससे और अच्छे से रिवीजन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है ये। हो गया डन। चलिए अगला टास्क, ये आप लोग अपने से ही करने की कोशिश कीजिएगा। आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। चलो काम पे लग जाओ। He2 का मतलब आपको चाहिए He यानी हीलियम A और हीलियम B। चलिए काम पे लग जाइए। अरे उसका देख करके मत बनाओ, अपना बनाओ। हाँ गुड। दोनों हीलियम का कितना 1:1:2। ये हो गया हीलियम A, ये हो गया हीलियम B, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल,
ये है एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, सेंटर में बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। ठीक, ये हीलियम ए का 1s, ये हीलियम बी का 1s। हीलियम ए के 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये होगा सिग्मा 1s, ये होगा सिग्मा स्टार 1s। ये इसका BMO है, ये इसका ABMO है। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को मेकअप करना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन He2 का? हाँ, कौन सा फिर से बोलो। वो 1s ही रहेगा, यहां लिखते टाइम करना है ना उसको 1s2। हीलियम इसका कितना हो गया? सिग्मा 1s के पास 2 और सिग्मा स्टार 1s के पास 2। ठीक, यही ना। अब यहां आते हैं बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO 2 माइनस डिवाइडेड बाय 2, 0/2। और आपको मालूम है इसका आंसर कितना होगा? 0। अच्छा, आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि अगर n = 1 है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट को आप किससे लिखते हो बेटा? k। सेकेंड ऑर्बिट को L, M, N, ऐसे ही चलते जाते हैं ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट के लिए। अब यहां देखो तो ये फर्स्ट ऑर्बिट ही है ना, फर्स्ट ऑर्बिट को ही तो बिलोंग कर रहा है। तो हीलियम 2 जो है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप, अच्छा ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है k, इधर जो फर्स्ट ऑर्बिट k है वो तो पूरा भरा हुआ है। तो इसको आप ऐसे लिखने के बजाय आप अगर k स्टार भी लिखते तो भी चलता। आपकी बुक में देखिएगा लिखा हुआ है ऐसा वाला k स्टार। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर 0। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या? कि He2 में दोनों हीलियम मॉलिक्यूल्स के बीच कितना बॉन्ड है? यानी कि जब बॉन्ड है ही नहीं तो क्या He2 एग्जिस्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। ठीक, तो ये चीज कई सारे NCERT स्कूल्स पूछते भी हैं कि वाई, क्वेश्चन वाई He यानी कि हीलियम, वाई हीलियम does not exist in form of He2, in form of He2। ठीक, डन। चलिए अगला पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। जल्दी से काम पे लग जाओ। Li2 का मतलब लिथियम A प्लस लिथियम B। यही होगा लिथियम का, एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब देखो लिथियम के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा? 1sb और उसके बाद 2sb। और आपको मालूम है 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा होती है। ये है लिथियम A, ये है लिथियम B,
ये है 1s, ये है 1s, 1s के बाद आएगा 2s, ठीक। इसके 1s के पास 2, 1s के पास 2, इसके 2s के पास 1, 2s के पास 1। ये क्या होगा बेटे, ये होगा वो सिग्मा 1s, ये होगा सिग्मा स्टार 1s। वैसे ही ये क्या होगा, इसमें 2s 2s है, यानी कि ये बनेगा सिग्मा 2s और ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s। अब इधर देख लो, तो पहले देख लो बेटा, समझ लो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यहाँ बीच में मेकअप करने पड़ेंगे 4, ये लीजिए 1 2 3 4। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ही आके ख़त्म हो गए, ठीक। तो अब कहानी क्या बन गई, अगर आप लिथियम 2 मॉलिक्यूल के लिए देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 में तो जा ही नहीं रहे, ठीक। और आपको अब बहुत अच्छे से मालूम है कि इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, के स्टार, इतना हो गया। और उसके बाद क्या बचा, सिग्मा 2s2, डन। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओस, कितने बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा भैया, इधर यहां पे भी, ये भी बीएमओ है, ये भी बीएमओ है, तो 2 + 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ 2 + 0 यानी कि 2, ठीक। इसका मतलब है कि लिथियम जो है वो कितना बॉन्ड बनाएगा, 1। अपने से बनाओ, अपने से, टाप टाप की नहीं बनाना है। बुक निकालिए और बुक में जहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं उस पेज पे आइए। इसमें देखो बेटा, इसमें एक चीज़ देखो और समझ लो आप लोग, क्योंकि ये 3 तो आपके होमवर्क है, ये आप घर से बनाओगे, ठीक। अब इसमें देखो, ये जो चौथा नंबर है C2 मॉलिक्यूल, उसमें क्या दिया है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। मतलब नीचे से जब वो डायग्राम बनाते जाओगे तो नीचे कौन आएगा, सिग्मा 1s, फिर उसके ऊपर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा, कहाँ चला गया, हाँ, सिग्मा स्टार 2s2, इसलिए क्योंकि मतलब सिग्मा स्टार 2s2 का मतलब क्या है, सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद फिर ऊपर में देखिए पाई 2px2 पाई 2py2, डन। पकड़ो इसको,
यानी इसके लिए जब आप इसके लिए बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये तो इसका 1s हो गया, वैसे ही इसका आप 2s बनाओगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये लीजिए ये 2s हो गया। हाँ, अब जब आप 2p में आएंगे तो आपको 2p में मालूम है कितना रहता है बेटा, 3 रहता है, 2px 2py और 2pz। ठीक, ये इसका 2p। और आपको मालूम है कार्बन इसमें भी कितना है, 1s2 2s2 रहता है, होगा ना। और अच्छा ये हो गया 1s2 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। एक मिनट, कार्बन को टेट्रावैलेंट करने के लिए ये 2s। अच्छा, अब ये 2p जो है, 2p में देखो तो क्या है दिया हुआ है, पाई 2px और पाई 2px और पाई 2py। यानी कि अब यहां पे जब आप बनाएंगे तो पाई 2px पाई 2py, पाई 2px पाई 2py, और उसके ऊपर में कौन बनेगा, सिग्मा 2pz। ये सिग्मा क्यों हो गया, क्योंकि ये अकेला है, और जब अकेला अकेला p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, pp हेड टू हेड यानी सिग्मा। लेकिन अगर दो लोग आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो साइड वाइज होता है, तब वो पाई लिखाएगा। आया समझ में। चलिए, वैसे यही हूबहू ऐसा ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कौन है, N2 O2। ठीक है, O2 में देखो क्या दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों का होमवर्क ये दोनों है ना। O2 का लास्ट बताओ, दोनों के पास 1 1 है। हाँ, तो उसमें कहानी, चलो ठीक है, एक काम करो, इसको थोड़ा सा खुद से भी सेल्फ स्टडी मारो। ठीक, बहुत सारा आप लोगों को मैं ही लोड नहीं डालता, थोड़ा खुद से भी पढ़िए आप लोग। चलिए फिर आज की सभा यहीं तक। अगली क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, रेडॉक्स। अगली क्लास में रेडॉक्स करते हैं, 3 क्लास लगेगा, रेडॉक्स खत्म है।